यही तो है बेटा राउल्ट लॉ। जैसे कोई भी एक सब्सटेंस है सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका जो वेपर प्रेशर है इस सब्सटेंस का, सपोज वो सब्सटेंस क्या है, ए है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का ज्यादा होगा। अगर उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में ज्यादा होगा। तो ये है राउल्ट लॉ। तो पी ए इक्वल टू हम कर देंगे, इसको हटाएंगे तो ये इक्वल का साइन आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे एक हम कांस्टेंट लगा देंगे जिसको बोलेंगे पी नोट ए। पी नोट ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर उसको हम बोलेंगे पी नोट ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक और सब्सटेंस बी भी मिक्स है और सॉल्यूशन बना रहा है तो उसके लिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उसको लिखेंगे पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी, पी नॉट बी। ठीक है ना, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ये राउल्ट लॉ है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे पी नॉट बी क्या है, यहाँ पे पी नॉट बी है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। ठीक है। अब अगर ए और बी दोनों को मिला के हम सॉल्यूशन बना लेते हैं, अगर हम इस दोनों को मिला के सॉल्यूशन बना लेंगे तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पीटी लिख देते हैं इसको। पीटी का मतलब होता है टोटल प्रेशर, जो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। तो पी टी इक्वल टू हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ये राउल्ट लॉ है, ये राउल्ट लॉ है बेटा। अगर कोई भी सॉल्यूशन इस लॉ को फॉलो करता है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ हमने कल बातें सीखी थी, जैसे हमने पढ़ा था कि जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो। मतलब अगर सोल्यूट ए को सोलवेंट बी में मिक्स करते हैं और हमारे पास में एक सॉल्यूशन बनता है जिसका नाम है ए बी सपोज। ठीक है, तो ए बी का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कल मैंने बताया था, अगर सोल्यूट ए 50 ml ले लेते हैं और सोलवेंट बी 100 ml ले लेते हैं तो सॉल्यूशन बनेगा 150 ml का। इसका मतलब देखो वॉल्यूम में किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं हुआ, आइडियल सॉल्यूशन। टेम्परेचर भी कोई चेंजेस नहीं हो, टेम्परेचर क्या हो बेटा, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट। चेंज इन टेम्परेचर या हम लिखेंगे एंथैल्पी चेंज क्या होना चाहिए बेटा, जीरो। मतलब ए और बी को मिलाने से जो भी हमारे पास में सॉल्यूशन बन रहा है वो ना तो क्या हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, और ना ही वो क्या हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। ना तो वो एक्सोथर्मिक होना चाहिए, ना ही वो कैसा होना चाहिए, एंडोथर्मिक होना चाहिए। ठीक है, ना तो एंडोथर्मिक हो ना एक्सोथर्मिक हो, मतलब हीट रिलीज नहीं होनी चाहिए, तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये कल हमने पढ़ लिया था। फिर एक और हमने पढ़ा था कि जो सोलवेंट है और जो सोल्यूट है, तो सोल्यूट होंगे तो उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, सपोज सोल्यूट के पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल से ए इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी टाइप से सोलवेंट के मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये किसके बराबर होगा, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बराबर होगा। तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस का कल हमने एग्जाम्पल देखा था बेटा। आइडियल सॉल्यूशन का कल हमने एग्जाम्पल देखा था, मैंने बताया था आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में मैंने बोला था कि बेंजीन प्लस टोलुइन, ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। इसके बाद में देखो क्लोरोबेंजीन
क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये भी क्या है, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, दोनों का मिक्सर आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। इसी टाइप से हेक्सेन एंड हेप्टेन, ये क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। इसी टाइप से क्लोरो इथेन प्लस ब्रोमो इथेन, इनका सॉल्यूशन क्या बनाएगा, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। वैसे कल मैंने आप लोगों को बताया नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो टाइप के सॉल्यूशंस को बोलेंगे जो कि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। Those type of solutions which do not obey Raoult law are called non-ideal solution। बात समझ में आ गई? राउल्ट लॉ को जो फॉलो नहीं करेंगे वो सारे कैसे होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जब हम सोल्यूट को और सोलवेंट को मिला के हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। मतलब change in volume is not equal to 0. This means of the solution volume of the solution may be increase, may be increase or may be decrease। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए उसे हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसी टाइप से चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी जीरो नहीं हो, इसका मतलब जो रिएक्शंस हो रही है, रिएक्शन का मतलब जो सॉल्यूशन बना है, जब सोल्यूट को सोलवेंट में मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। ये जो रिएक्शन है, सॉल्यूशन बनने की प्रोसेस जो है, अगर ये एक्सोथर्मिक है, अगर ये एक्सोथर्मिक है बेटा, या फिर ये क्या है, एंडोथर्मिक है, तो उस केस में भी सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है ना। और एक और बात आपको ध्यान देनी है कि जो सोल्यूट है और सोलवेंट मिलके सॉल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूट के मॉलिक्यूल सपोज हमने मान लिए ए है, सोलवेंट के मॉलिक्यूल हमने माने बी, और जो सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स है उसको मान लिया हमने ए बी। अब इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन ए is not equal to the intermolecular force of attraction of BB, and it is not equal to the intermolecular force of attraction of A and B, then the type of solutions will be non-ideal solution। तो उनको हम बोलेंगे बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आ गई बच्चों? तो अब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में कितने टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। फर्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जिसमें क्या होता है, अभी हमने बताया बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और जिनके लिए डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी नॉन इक्वल टू जीरो। तो दो टाइप के जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो कौन कौन से हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। फर्स्ट टाइप का जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विच शोस नॉन आइडियल सॉल्यूशन which shows positive deviation, from Raoult law, from Raoult
लो। एक टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, वो क्या करेगा, पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा राउल्ट लॉ से। सेकेंड टाइप का जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या करेगा बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विच शोस नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ। तो पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन का क्या मतलब है बेटा, तो कल हमने एक ग्राफ पढ़ा था, जब हमने राउल्ट लॉ सीखा था, तो हमने एक ग्राफ बनाया था बेटा, आप लोगों को याद होगा कुछ। तो इस टाइप का मैंने ग्राफ बनाया था, देखो मैं बता देता हूँ फिर एक बार। इस टाइप का हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था, ठीक है। मैं वापस बना देता हूँ अच्छा सा सुंदर सा। इस टाइप का हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था। यहाँ हमने लिखा था वेपर प्रेशर, आप लोगों को याद होगा, यहाँ पर हमने लिखा था वेपर प्रेशर, इस साइड में भी हमने लिखा था वेपर प्रेशर, और यहाँ हमने लिखा था मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। और इस टाइप का ग्राफ बनाया था, ध्यान देंगे बेटा, इस टाइप का हमने ग्राफ बनाया था, इस टाइप का हमने ग्राफ प्लॉट किया था, किसके लिए, राउल्ट लॉ के लिए, जिसमें हमने क्या देखा था, ये यहाँ पे वेपर प्रेशर है, यहाँ हमने लिया था बेटा एक्स ए, एक्स ए का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ पे 1 लिया था, एक्स बी इक्वल टू 0 लिया था। तो इस साइड से लेफ्ट से राइट तरफ जाते हैं तो मोल फ्रैक्शन सपोज अगर बढ़ रहा है, सपोज इधर से इधर जाने पे ये देखो, ये एक्स बी की वैल्यू इधर क्या हो जाएगी, 0 हो जाए, एक्स ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़कर 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये यहाँ पे जो वैल्यू एक्स बी की वैल्यू 1 है, ये एक्स बी की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ जाएगा पी नोट बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा पी नोट ए, ठीक है। और ये जो ग्राफ बना है, ये वाला जो ग्राफ बना है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ना, ये किसको शो कर रही है, ये वाली लाइन किसको शो कर रही है, ये वाली देखो, ये वाली लाइन, ये लाइन शो कर रही है बेटा, हमने उस दिन पढ़ लिया था, ये पढ़ा था पी बी इक्वल टू एक्स पी पी नोट बी। इसी टाइप से ये जो लाइन है वो हमने पढ़ा था पी ए इक्वल टू एक्स ए एंड एक्स ए पी नोट ए, और ये हमने पढ़ा था पी टी, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये हमने इस टाइप का ग्राफ पढ़ा था। इसके अंदर देखो किस टाइप से डिविएशन शो करेगा, अगर पॉजिटिव डिविएशन शो हो रहा है तो ग्राफ किस टाइप से बनेगा, देखो दो टाइप के हमने बताए हैं अभी, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के बताए, एक तो बताया पॉजिटिव डिविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ये क्या करेगा, ये देखो इस टाइप से ये डिविएशन शो करेगा। ये जो ग्राफ है ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। ये इस टाइप का जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा बेटा, क्या होगा ये, शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। बात समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रही है बच्चा बात। तो इस टाइप का ग्राफ हमें मिलेगा, इस टाइप का हमें ग्राफ मिलेगा, किसमें, ऐसे सॉल्यूशन जो क्या करते हैं पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं, और यहाँ पे ना मैक्सिमम पीक आएगी, ये क्या यहाँ पे क्या बेटा मैक्सिमम पीक है, इस ग्राफ की मैक्सिमम पीक यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, पी टोटल पे, ठीक है, यहाँ पे है मैक्सिमम पीक इस पॉइंट पे। तो ये हो गया बेटा पॉजिटिव डिविएशन वाला ग्राफ। अब बेटा क्या है पॉजिटिव डिविएशन किस टाइप से शो करते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देंगे बेटा, ध्यान से समझेंगे। सपोज हमें एक सॉल्यूशन बनाना है, जिसमें हमें क्या लेना है, सोल्यूट लेना है, सोल्यूट ए है हमारे पास में, और उसको हमने ऐड करना है सोलवेंट बी में, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में
सॉल्यूशन बनेगा ए बी टाइप का। ठीक है, सोल्यूट ए डाला है सॉल्वेंट बी में, तो सॉल्यूशन बन गया हमारे पास में ए बी। ठीक है, जब हमने सोल्यूट ए को सॉल्वेंट बी में मिक्स किया और जब हमने सॉल्यूशन बनाया, तो हमने ये देखा कि इस सॉल्यूशन में जो ए कंपोनेंट है इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब ये प्योर कंडीशन में था, जब प्योर फॉर्म में था, क्या, जब ये सॉल्यूट प्योर फॉर्म में था तब उसका वेपर प्रेशर क्या था, कम था। जैसे ही सॉल्यूट को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इसको बेटा, जैसे इस सॉल्यूट को मैंने इस सॉल्वेंट में मिक्स किया और क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तो इस सॉल्यूशन में जो ए कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर बढ़ा हुआ ऑब्जर्व हुआ मुझे। इसी टाइप से एक सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। सेकंड सिचुएशन ये है कि जैसे ही सॉल्वेंट बी में आपने सोल्यूट ए को ऐड किया और आपने सॉल्यूशन बनाया ए बी का, तो इस सॉल्यूशन में जो बी कंपोनेंट इसका वेपर प्रेशर बढ़ा हुआ ऑब्जर्व हुआ। जबकि ये जो प्योर फॉर्म है, प्योर सॉल्वेंट जब हमने लिया था और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना नहीं था जितना कि सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही हमने सॉल्यूट को मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में जब हमने चेक किया इस सॉल्वेंट का, पर्टिकुलर सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर आता है बी का, वो हमने क्या पाया बेटा, वो बढ़ा हुआ पाया। ठीक है, तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। ये इस टाइप का जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा फ्रॉम राउल्ट लॉ। अब ये ऐसे कैसे हुआ बेटा, ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही हमने ए को बी में मिक्स किया, मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया, तब ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए बी के कंपैरिजन में क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ ओ ए का मतलब यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एफ ओ ए का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ए के बीच में, बी और बी के बीच में, और ए और बी के बीच में। तो क्या हुआ बेटा, जब हमने सॉल्यूशन बना लिया ए बी टाइप का, तब हमने देखा कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ज्यादा, इसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जब प्योर फॉर्म में है। तब ये क्या है बेटा, जब ये प्योर फॉर्म में लेते हैं, जब ये प्योर होता है, ये प्योर होता है, तब बी और बी के बीच में भी बी और बी के बीच में भी क्या है, हाई है। लेकिन जैसे ही दोनों को मिक्स करके हम क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, उस समय हम ये देखते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हमने ए को बी में मिक्स किया, मतलब सोल्यूट ए को सॉल्वेंट बी में मिक्स किया और सॉल्यूशन बनाया, तब हमने ऑब्जर्व किया कि सॉल्यूशन के अंदर, इन द सॉल्यूशन वी ऑब्जर्व दैट इन द सॉल्यूशन द partial vapor pressure of solute A, partial vapor pressure of solute A is higher than its original state. Similarly, in the solution, in the solution, we observe that in the solution, the
partial vapor pressure, the partial vapor pressure of solvent B is higher than its original state. ये बात आपको समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आई आपको? मतलब जब जब ए प्योर था उस समय उसका वेपर प्रेशर कुछ था, इसी टाइप से जब बी हमने लिया था इनिशियली, जब उसका वेपर प्रेशर हमने कुछ मान लिया सपोज, और जब ये मिलके ए और बी बना देते हैं, मतलब जब सॉल्यूशन बन जाता है, जब सॉल्यूशन बनता है तब हम ऑब्जर्व करते हैं कि इन द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में, इन दिस सॉल्यूशन वी ऑब्जर्व दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज हाई। ए का पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है, इसी टाइप से बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो भी क्या है, हाई है, जबकि ये प्योर फॉर्म में इनका पार्शियल वेपर प्रेशर इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, जब सॉल्यूशन बनता है तब इनका पार्शियल वेपर प्रेशर ए का ज्यादा बन जाता है, बी का ज्यादा बन जाता है, और ओवरऑल सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर हाई हो जाता है। तो ग्राफ हमें कुछ इस टाइप से प्राप्त होगा बेटा, इस टाइप से हमें ग्राफ मिलेगा। ये जो ग्राफ बनाया हमने, ये राउल्ट लॉ, ऐसा सॉल्यूशंस जो क्या करते हैं, राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं, उसके लिए बनाया है। ये जो ब्लैक कलर की ये लाइन आपको दिख रही है, ब्लैक कलर की जो लाइंस है ना, ये ब्लैक कलर की लाइंस, ये क्या शो करती है, ये शो कर रही है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बी अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ तो ये लाइन आनी चाहिए, डार्क लाइन आनी चाहिए। ठीक है, और इसी टाइप से ये वाली जो लाइन है वो क्या बता रही है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, ये बता रही है। और ये जो डार्क लाइन ये हमने देखी है, ये सॉल्यूशन का क्या है, वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ ये होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे हम ए को बी में मिक्स कर देते हैं, सोल्यूट को सोलवेंट में मिक्स कर देते हैं और सॉल्यूशन बना लेते हैं, ए बी टाइप का सॉल्यूशन बन गया हमारे पास में। तो जैसे सॉल्यूशन बनता है तो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ से क्या करता है, ज्यादा आता है। ये ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ना, ये जो अभी आपने बनाया है ब्लू कलर की लाइन से, ये जो ब्लू कलर की लाइन से ये क्या शो कर रही है कि ए का पार्शियल वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ की जो ये लाइन है ये नहीं आ रही है, इससे ज्यादा आ रहा है। इसी टाइप से बी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। तो टोटल सॉल्यूशन का क्या हो गया बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर हाई हो गया। ये ग्राफ आएगा अगर कोई भी सॉल्यूशन राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डिविएशंस शो करता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। जब वेपर प्रेशर बढ़ता है, ध्यान देंगे बेटा, एक गोल्डन लाइन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, गोल्डन लाइन जो आप लोगों को याद रखनी है, गोल्डन पॉइंट है ये, कि अगर इफ वेपर प्रेशर इज इंक्रीजिंग देन बॉइलिंग पॉइंट ये क्या हो जाएगा बेटा, ये डिक्रीज हो जाएगा। इफ वेपर प्रेशर इज इंक्रीजेस, या इसको हम लिख देते हैं इंक्रीजेस, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल डिक्रीज। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉल्यूशन का क्या, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा है तो क्या होगा, बहुत ही कम टेम्परेचर देना पड़ेगा बेटा, बहुत ही कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। टेम्परेचर क्या चाहिए हमें, लेस टेम्परेचर चाहिए।
लेस टेम्परेचर में ही उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, लेस टेम्परेचर में ही उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये कब होगा, जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या कर दे, हम लो कर दे, वेपर प्रेशर अगर कम होगा, तो उस वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों, जो अभी तक मैंने बताई है बेटा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा एजियोट्रोपिक मिक्सर्स। तो एजियोट्रोपिक मिक्सर्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर्स। ये क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर्स होते हैं। एजियोट्रोप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर्स, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो दोज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, दोज टाइप्स ऑफ solutions which shows positive deviation, which shows positive deviation from Raoult law. Those type of solutions which shows positive deviations from Raoult law form minimum boiling mixture, form minimum boiling azeotropic mixture। ये ध्यान देंगे बेटा, ऐसे सॉल्यूशंस जो क्या करते हैं, राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं, वो क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर बनाते हैं। मतलब कहने का ये है, अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ए को बी में मिक्स करके ए बी टाइप का अगर हम सॉल्यूशन बना लेते हैं, ए को हमने क्या किया, बी में मिक्स किया, और हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया, ए बी टाइप का सॉल्यूशन बनाया। तो सपोज ए का कुछ बॉइलिंग पॉइंट है, बी का कुछ भी बॉइलिंग पॉइंट है, तो ए बी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा। मतलब ए बी जो सॉल्यूशन बनाया ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में भी कम होगा, और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ए के कंपैरिजन में भी कम होगा, इसके कंपैरिजन में भी कम होगा। तो एक मैं एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है फ्रॉम राउल्ट लॉ, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन which shows positive deviation from Raoult law form minimum boiling mixture, form minimum, ये लिख देंगे minimum boiling mixtures, मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर्स बनाएंगे। तो जल्दी से बच्चों अपनी अपनी अटेंडेंस भी दे दो, जल्दी से लिख भी दो कि आपको कितना समझ में आया, क्या समझ में आया। जैसे कंपोनेंट लेते हैं सोल्यूट, और यहाँ मैंने लिखा सोलवेंट, और यहाँ मैंने लिख दिया सॉल्यूशन। सोल्यूट लिया मैंने वाटर, सोल्यूट क्या लिया मैंने, वाटर। सोलवेंट मैंने लिया एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, इथाइल एल्कोहल है ये। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल बन जाएगा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल बनेगा। हमने क्या लिया है, सोल्यूट लिया है और सोलवेंट लिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल बनेगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, किसी को पता है, जल्दी से बता दो। अगर आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसको हम लिखेंगे केल्विन में। तो केल्विन में हमने लिखा 373 केल्विन।
और ये जो एथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अगर हम केल्विन में लिखते हैं तो हम लिखेंगे 351 केल्विन। तो जो एक्वा सॉल्यूशन बना है बेटा, जो एक्वा सॉल्यूशन बना है ना, ये वाला एक्वा सॉल्यूशन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसके कंपैरिजन में भी कम होगा और इसके कंपैरिजन में भी कम होगा। तो ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया हमारे पास में, इसका मैं लिख देता हूँ बेटा, इसका मैं लिख देता हूँ, पॉइंटों में भी आता है, 351.3 केल्विन है, ये एक्चुअल में वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बना है इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा 351.15 केल्विन। अब देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 351.15 केल्विन, जबकि जो सोलवेंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, देखो 351.3 केल्विन है, और जो सोल्यूट है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। तो ये हो गया बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर। ठीक है, तो इसमें अगर हम कंपोजिशन बता, मैं इसका कंपोजिशन बता देता हूँ। ये मैंने एल्कोहल लिया कितना, ये एल्कोहल लिया मैंने 95.37%। ठीक है, 95.37% मैंने लिया एल्कोहल। तो ये कितना बचा आपके पास में, ये बचा 4.63%, 4.63% अगर वाटर लेते हैं और 95.37% हम एल्कोहल ले लेते हैं और मिक्सर बना देते हैं 100% किसका, एल्कोहल का, तो हमारे पास में उसका बॉइलिंग पॉइंट ये आएगा। इसी टाइप से वाटर, एथेनॉल और हमने बना लिया सॉल्यूशन। तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट रह जाएगा 350.72। कब, जब जब हम एथेनॉल ले लेंगे 71.69%, एथेनॉल लेंगे 71.69% लेंगे हम एल्कोहल, और हम वाटर लेंगे अगर 28.31%। वाटर हमने कितना लिया 28.31%, एल्कोहल हमने कितना मिलाया 71.69%। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना रह जाएगा इसका 350.72, जबकि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 351.15 पॉइंट 351.30 कितना होता है 351.30 केल्विन होता है, और वाटर का आपको पता है 373 केल्विन होता है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आया है। अगर हम इसका कंपोजिशन बढ़ाते जाएं, इसका कंपोजिशन कम करते जाएं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उसी रेंज में डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता रहेगा, उसी रेंज में